हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू योर यूट्यूब चैनल स्टॉक्स बेसिक्स, जहां पर हम मिलकर सीखते हैं कंपनीज का एनालिसिस करना और करते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप एंड माइक्रो कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, आज की सीरीज में हम कुछ नया समझने आए हैं, कुछ नया सीखने आए हैं और कुछ नया अंडरस्टैंड करना आए हैं, जो है कि हाउ टू इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड स्टॉक्स। कई बार लगता है कि ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है, क्या मैं इसमें ऐसा हो सकता है कि मैं आईपीओ से पहले ही इन्वेस्ट हो जाऊं और उसमें इन्वेस्टमेंट कर लूं। तो ये क्या पॉसिबल है कि मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में भी पैसा लगा सकता हूं? तो फ्रेंड्स, आज इन क्वेरीज का आंसर देने के लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं। इनमें हम ये समझेंगे कि अपॉर्चुनिटीज क्या हैं और इसमें रिस्क क्या क्या है, वो भी हम इसमें समझेंगे। जैसे कि आप समझ सकते हो कि थंबनेल में हमने कहा है कि ये जो कंपनी है रिलायंस रिटेल, सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है इंडिया में। विक्रम सोलर, टाटा कैपिटल, ये अभी प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स हैं, ये लिस्टेड नहीं है। लेकिन क्या आप इनमें अभी पैसा लगा सकते हैं बिफोर देयर आईपीओ? तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि आज हम ये समझने आए हैं कि क्या हम अनलिस्टेड स्टॉक्स में भी क्या इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, अगर हां तो कैसे, और अगर कर सकते हैं तो क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, वो हम आज सब डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने आगे वीडियो में। तो आज हम फ्रेंड्स समझेंगे कंसेप्ट ऑफ लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनीज। थोड़ा सा बेसिक समझेंगे कि क्या है, कि लिस्टेड कंपनीज किसे कहा जाता है और अनलिस्टेड किसे कहते हैं। अपॉर्चुनिटीज क्या है अगर हम इन्वेस्ट करते हैं अनलिस्टेड कंपनीज में, और वही रिस्क क्या होती हैं अगर वही अनलिस्टेड कंपनीज में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए? क्या हम जो रेगुलर प्लेटफॉर्म्स इसको हम यूज कर रहे हैं अभी आजकल, जीरोधा, ग्रो वगैरह, क्या इनमें यूज कर सकते हैं? अगर हां तो कैसे, और नहीं तो फिर कौन है? अंडरस्टैंडिंग द प्रोसीजर, प्रोसीजर है क्या, एक प्रोसीजर हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे और समरी और व्यू पॉइंट करेंगे। थोड़ा सा ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ा लेंदी हो, लेकिन कोशिश हमारी बस ये रहेगी कि आपको एक नॉलेज देने की, एक नया एरा एक समझने की कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक डिस्क्लेमर ले लीजिए। अगर हम इस डिस्कशन करते वक्त किसी कंपनी का नाम लें या उसका डिस्कशन करें तो जस्ट एक एजुकेशन पर्पज के लिए, नथिंग काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस, और ना मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूं। तो प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम चल रहे हैं वीडियो में। अब टाइप्स ऑफ कंपनीज की बात करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, हमारे भारत में, हमारे देश में लगभग 26 लाख रजिस्टर्ड कंपनीज हैं। अब तक जो रजिस्ट्रेशन जो किया, लगभग जो डेटा है मार्च 24 का, उसमें से 16 लाख कंपनीज है जो एक्टिव हैं। और उन 16 लाख में से भी लगभग 6,500 से 7,000 कंपनीज ही हैं जो लिस्टेड हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कितनी कम कंपनीज हैं जो कि अभी लिस्ट हुई हैं और कितना पोटेंशियल आगे है। तो फ्रेंड्स, हम समझते हैं लिस्टेड कंपनीज क्या होती है। लिस्टेड कंपनीज वो होती हैं जो जिनका जो जो पब्लिकली अवेलेबल हैं, पब्लिकली प्लेटफॉर्म में अवेलेबल हैं, सेबी द्वारा जो सेबी जिनको टेक केयर करती है, और जिसमें हम एक आम पब्लिक आराम से पैसा लगा सकता है अंडर द रेगुलेशंस ऑफ सेबी। लेकिन एक होती है अनलिस्टेड कंपनीज, जो कंपनीज हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स हैं, लेकिन वो अभी लिस्ट नहीं हुई हैं, वो सेबी के रजिस्ट्रेशन में नहीं आई हैं, वो एनएससी बीएससी के प्लेटफॉर्म में अभी कहीं ट्रेड नहीं होती हैं। उन कंपनीज को बोलते हैं अनलिस्टेड कंपनीज। तो वो कंपनीज वो हैं जो एग्जिस्ट तो करती हैं एज ए कंपनीज, वो काफी एग्जिस्ट करती हैं, और मेनली वो कंपनीज, मेन कंपनीज की सब्सिडरी कंपनीज बहुत होती हैं। ऐसी कंपनी जो कि मेन कंपनी है, उनकी सब्सिडरीज कंपनी है, वो अनलिस्टेड रहती हैं या होती हैं कुछ समय के लिए, और फिर उसमें लेकिन आम पब्लिक, आम तरीके से जो तरीका है नॉर्मल, कि हम लोग गए अपने प्लेटफॉर्म से डीमेट में और फिर वहां पर हमने इन्वेस्ट करने की सोची, तो वहां हमें ये फाइंड नहीं होती हैं, तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। हम थोड़ा एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज एक लिस्टेड कंपनी है, लेकिन उसी की एक सब्सिडरी कंपनी रिलायंस रिटेल। आप रिलायंस रिटेल का आप देख सकते हैं, हर जगह मॉल है इनके, रिलायंस रिटेल है, सबसे बड़ी एफएमसीजी चेन की कंपनी है पूरे इंडिया में, लेकिन अभी भी लिस्ट नहीं है। लेकिन क्या आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं हम आगे वीडियो में समझेंगे। जैसे हमने एक लिया टाटा मोटर्स से टाटा कंज्यूमर्स, एक लिस्टेड कंपनी, आप आराम से टाटा मोटर्स के एक दो जितने भी बनवाए होते शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी कंपनी एक टाटा कैपिटल, टाटा कैपिटल एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसी की सब्सिडरी है टाटा की। लेकिन क्या उसमें वो अभी एक आप आम तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? जैसे जीरोधा में गए और अपने किसी प्लेटफॉर्म में गए, एचडीएफसी में गए, लेकिन क्या आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट? नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप इसमें किसी और तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? हाँ, जरूर कर सकते हैं। तो उसी को हम आगे समझेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम थोड़ा और समझते हैं कि अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्योंकि कई बार लगता है कि एक मन में ग्रीड से आती है कि यार काश में पहले इन्वेस्ट हो जाता और फिर बाद में मुझे बम पर पैसा का मुनाफा होता। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज इसमें इसको समझने के लिए हम इसको देखते हैं कि ये क्या अपॉर्चुनिटीज लेके आती है कि अगर हम अनलिस्टेड स्पेस में अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो।
सो सबसे पहले फ्रेंड्स ये है कि डिस्कवरिंग द अनडिस्कवर्ड, जो अभी तक लोगों को पूरा मालूम नहीं है, किसी को पता नहीं है कि ये कंपनी है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको मालूम होगा कि टाटा कैपिटल एक कंपनी है। और या फिर एक और भी, ये तो टाटा कैपिटल बड़ा नाम है, जैसे विक्रम सोलर बहुत बड़ी कंपनी है लेकिन अभी तक लिस्ट नहीं हुई है। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि अभी ओला की तरह ही है, जैसे सॉरी जोमेटो की तरह ही है स्विगी। स्विगी का अभी तक आईपीओ नहीं आया है, लेकिन स्विगी एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो ऐसी कंपनी में पहले से अगर आप इन्वेस्ट हो जाएं तो लगता है कि क्या हम एक अच्छा, हम उससे एक डिस्कवरी बोल सकते हैं कि हमने एक डिस्कवर किया था अनडिस्कवर्ड। कंफर्म्ड इन्वेस्टमेंट लाइक आई अनलाइक आईपीओ सब्सक्रिप्शन, एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आईपीओ आता है, लाइक से आई स्विगी ने कहा कि हम आईपीओ लेके आ रहे हैं, हमने हमने उसमें आईपीओ में सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई किया, आईपीओ मिला नहीं मिला, एक बड़ा एक वो रहता है। फिर बाद में हम लोग लिस्ट हो जाती है, उसके बाद हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम तक कंपनी के प्राइस काफी बढ़ चुके होते हैं। तो इसमें क्या है अपॉर्चुनिटी, क्या है इसमें पॉजिटिव पॉइंट, क्या है कि अगर आपने प्री आईपीओ इसमें अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया तो आपको कंफर्म्ड शेयर मिलते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको आईपीओ की तरह की आईपीओ में पैसा लगाया तो उसमें मिले या नहीं मिले, ऐसा नहीं है। इसमें आपको कंफर्म्ड इन्वेस्टमेंट आपका माना जाता है और कंफर्मेशन मिलती है। हाई चांसेस ऑफ वेल्थ ग्रोथ होती है, ऐसा सबको लगता है, क्योंकि अभी तक पिछले एक साल का एक डेटा कहता है कि जितनी कंपनीज भारत में लिस्ट हुई हैं उसमें से 75% कंपनीज ने पैसा बढ़ा है, पैसा बढ़ा के दिया है। तो बहुत ज्यादा चांस हमारे 75% से प्लस चांसेस रहे हैं पूरे लास्ट एक साल में कि जो कंपनीज आईपीओ लेके आई हैं उन्होंने पैसा बढ़ाया है सब्सक्राइबर्स का। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि एक लिक्विडिटी बनाती हैं कि क्या हमें अनलिस्टेड स्पेस में जाना चाहिए। लेकिन थोड़ा रुकिए, रिस्क को समझते हैं पहले, क्योंकि रिस्क भी कोई छोटी रिस्क नहीं है। तो पहली रिस्क जो है वो है नॉन रेगुलेशन रिस्क। ये इलीगल नहीं है लेकिन नॉन रेगुलेटेड है। सेबी इसको, सेबी के अंडर में कंपनीज नहीं आती हैं, इसलिए सेबी इसको रेगुलेट नहीं करती हैं। कल को कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप सेबी के पास नहीं जा सकते हैं कि मैंने शेयर लिए थे, मेरे शेयर अब नहीं दिख रहे हैं, ये कहां गए, क्या हुआ नहीं हुआ। तो वो सेबी उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। वो कहेगी कि क्या आपने लिस्टेड कंपनी में से शेयर लगाया नॉर्मल एक प्लेटफॉर्म से एनएसई बीएसई द्वारा, वो लेकिन नहीं। तो फिर उसके अलावा वो कंपनी सेबी आपसे कोई हेल्प नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, ये इलीगल नहीं है लेकिन नॉन रेगुलेटेड है। तो एक रिस्क बहुत बड़ा आता है, हाई लिक्विडिटी रिस्क। आपने खरीद तो लिए लेकिन उसको सेल कैसे करोगे, सेल कैसे करोगे जब तक आईपीओ नहीं आया जाए, जब तक कोई खरीदार नहीं मिला आपको, तो सेल कैसे करोगे। तो उस तरीके से एक लिक्विडिटी रिस्क बनी रहती है, क्योंकि उसमें बहुत कम बिरले ही लोग होते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं। या फिर कैसे आपको मालूम चलेगा कि मेरे को किसी को सेल करना है, तो कैसे। तो जो प्लेटफॉर्म है वैसे वो देने लगे हैं फैसिलिटीज वगैरह, लेकिन अभी एक लिक्विडिटी रिस्क बहुत बन जाती है। नॉन कंफर्मेशन ऑफ आईपीओ लिस्टिंग, आपको लगा कि ये कंपनी स्विगी आईपीओ लेके आ सकती है या आ रही है या जरूर आएगी, आपने पहले इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन वो आईपीओ लेके आई ही नहीं। आपको एक साल हो गया इंतजार करते, 2 साल हो गया, लेके ही नहीं आई। तो फिर क्या होता है, लिक्विडिटी रिस्क आपको बनी रहती है। आपको आउट आना है, लेकिन लेकिन उसमें शेयर होल्डर्स काफी कम है। तो कैसे आप उसको करेंगे कि ये जो है अभी आईपीओ तो इसको आया नहीं, तो हम कैसे इसको जो है हम अपने पैसे को सेल करके आए, तो वो बड़ा एक दिक्कत हो सकती है इसके अंदर। और हम देखते हैं माइनर चांसेस ऑफ वेल्थ ग्रोथ भी हैं। कुछ जगह ऐसे है कि डी ग्रोथ हो सकती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप जाके गूगल करना, रिलायंस रिटेल। रिलायंस ने कहा एक समय पे, ऐसे रिलायंस रिटेल नहीं है लेकिन रिलायंस की कोई कंपनी जिसमें कि उन्होंने पहले कहा था कि हमारी जो कंपनी है उसके शेयर की वैल्यू लोगों ने अनलिस्टेड स्पेस में ट्रेडिंग करते करते काफी उसको अच्छे हाई उस पे वैल्यू पे लिया था। लेकिन जब रिलायंस ने अपना खुद का इवैल्यूएशन किया तो उसने अपने आप को पाया कि नहीं, इतनी इवैल्यूएशन नहीं है, और उसने डाउन कर दिया वैल्यूएशन को। और फिर इससे जिसके जिसके पास भी शेयर थे उन सब की वैल्यू इमीडिएटली कम हो गई। तो एक कुछ एग्जांपल्स भी मिलते हैं कि कुछ चांसेस हैं कि वेल्थ डी ग्रोथ भी हो सकती है, लेकिन चांस काफी कम है। लेकिन सबसे बड़ा रिस्क है वो है लिक्विडिटी का, क्योंकि आपने अगर एंट्री कर ली तो सेल कैसे करेंगे, कब तक इंतजार करेंगे आईपीओ का, कब तक वेट करेंगे, नहीं आया तो कैसे होगा। और आईपीओ आने के बाद भी शायद इसमें एक क्लू है जो आप इसको देख लीजिएगा और डिटेल में, कि आईपीओ आने के बाद भी विद इन 3 मंथ से 6 मंथ तक उसमें से बाहर नहीं आ सकते हैं। तो ये कुछ रिस्क हैं, तो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा।
अब बात करते हैं कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जो कि इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिनके थ्रू हम अनलिस्टेड में, हमने पहले कहा था कि क्या हम जो हमारे रेगुलर डीमेट अकाउंट्स हैं, जीरोधा जिसमें लोग करते हैं, जीरोधा का होता है, या फिर एक मान लीजिए कि ग्रो है, अप स्टॉक्स है, एंजल है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज है, कोटक है, कुछ भी है, क्या इनके थ्रू कर सकते हैं? नहीं, इनके थ्रू नहीं कर सकते, क्योंकि ये आती हैं सेबी के गाइडलाइंस में, उनको फॉलो करती हैं, उनके अंदर नहीं होता है। लेकिन लेकिन कुछ और प्लेटफॉर्म्स हैं, प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें कि ऐसा फैसिलिटी अवेलेबल है। पहले ये फैसिलिटी ओनली ओटीसी, ओवर द काउंटर होती थी। कंपनी में जाते थे लोग, बात करते थे, वहां से शेयर लेते थे, या कंपनी में जो एम्प्लॉयज होते थे उसमें जो ई सॉप्स होते हैं उनके थ्रू उनके थ्रू शेयर्स ले सकते थे। लेकिन अभी क्या है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन आ रहा है, तो कुछ कंपनीज आई हैं जिन्होंने क्या एक प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, जिन्होंने एक सिस्टम बनाया कि हम इन कंपनीज को जो लिस्ट नहीं हुई है उनसे कांटेक्ट करेंगे, उनके शेयर्स की बात करेंगे, उनको प्लेटफॉर्म पे दिखाएंगे, फिर लोगों को अट्रैक्ट करेंगे या दूसरे लोग इन्वेस्टर्स को बुलाएंगे, उनसे अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। वो भी एक प्रकार से एक 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 प्लेटफॉर्म है वो भी, लेकिन लेकिन अगेन सेबी के द्वारा वो कंट्रोल्ड नहीं है, तो इसलिए जो है रिस्क वो बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, मैं पहले बताता हूं, ये किसी प्रकार का भी ये वीडियो प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मैं किसी भी प्लेटफॉर्म का कोई इसमें वो नहीं रख रहा हूं कि मेरे को ये अच्छा लगता है, बुरा लगता है। ये जस्ट एक सब कुछ जो चल रहा है वो एजुकेशन पर्पज चल रहा है। तो अभी हम देखते हैं कौन कौन से प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। तो एक प्लेटफॉर्म का नाम आता है, आप गूगल कर सकते हैं, आपको आराम से मिल जाएगा कि आप अगर डालेंगे गूगल में कि व्हाट आर द प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड कंपनीज, तो सब आएगा। तो उसमें आता है एक अनलिस्टेड जोन, ये कंपनी का नाम है। स्टॉकीफाई फिनटेक, ये भी कंपनी है जो कि ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। एक कंपनी है प्लानिफाई। प्लानिफाई में भी आप जाकर ऐसे ही स्टॉक्स को बिफोर आईपीओ या फिर कोई स्टार्टअप्स होते हैं उनको जाके आप जो है वो इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं। ऐसी कंपनी है लीड ऑफ या प्रिसाइज, जो पहले नाम था लीड ऑफ उसका नाम है प्रिसाइज। तो वो भी एक कंपनी है जिसमें कि ये इन्वेस्टमेंट वगैरह किया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अंडरस्टैंडिंग द प्रोसीजर, प्रोसीजर समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम। बार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने ऑलमोस्ट 64 वीडियोस किए हैं, जिसमें से 30 प्लस कंपनीज का हमने डिस्कशन किया है, और बहुत सारे इसमें से मल्टी बैगर भी हुए। मल्टी बैगर मींस इन एक साल में डिस्कशंस में 2x भी हुए हैं या 3x भी कुछ कंपनीज हुई हैं, लाइक ग्रेविटा। ग्रेविटा जो हमने डिस्कशन किया था ग्रेविटा का, उस वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हुआ है। शक्ति पंप्स का काफी अच्छा इंक्रीज हुआ। जेंसोल इंजीनियरिंग, बीएलएस इंटरनेशनल, ये काफी नाम है जिनके अंदर जो है वो काफी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। किलवन इंजीनियरिंग काफी अच्छी कंपनी है, और टालब्रोस ऑटोमेटिक, लेकिन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक डिस्कशंस होते थे इन पे जो हमने इसमें रखे हैं। और उसमें जाके आप वीएटेक वेबैग, काफी अच्छी कंपनी जिसकी काफी अच्छा मैनेजमेंट, जिसमें कि रेखा झुंझुनवाला जी हैं, उनका इन्वेस्टमेंट है। लेट श्री राकेश झुंझुनवाला का इन्वेस्टमेंट है। तो और बहुत सारे हमने वीडियोस बनाए हैं जो कि हैं इन एजुकेशन पर्पस पे। तो फ्रेंड्स आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। और अब तक भी आपने अगर वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो हमने उठाया एक लीड ऑफ, एक एग्जांपल जिसका लीड ऑफ है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एग्जांपल के लिए आप इसको देखना है। लीड ऑफ को आप जाएंगे गूगल में सर्च करेंगे तो आएगा प्रिसाइज, क्योंकि पहले इसका नाम लीड ऑफ था, अब इसका नाम प्रिसाइज हो गया है। वहां पे जाएंगे तो एक छोटा सा एक प्रोसीजर है जिसके अंदर आप अपने आप को लॉग इन करेंगे, एक सब्सक्राइब करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा एक एक पोर्टल मिलेगा जिसमें कि ये सब आएगा कि स्पॉटलाइट अभी क्या क्या चल रहा है, कमिंग सून क्या क्या आने वाला है, सोल्ड आउट जो है वो बिक चुका है, और ये है जो लिस्टेड। तो फ्रेंड्स ये हो गया है कि जिसका लिस्टेड मतलब जो आईपीओ आ गया है और लिस्ट हो गई हैं, जैसे टाटा टेक्नोलॉजीज, पहले ये बिफोर कमिंग टू द आईपीओ, बिफोर कमिंग टू द नॉर्मल प्लेटफॉर्म्स, पहले ये इन लो इन 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 प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल थी टाटा टेक्नोलॉजीज। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये सारी चीज स्टेज होती हैं, जैसे होती है स्पॉटलाइट कि ये होती हैं कि जो अवेलेबल हैं अभी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ओयो, ओयो का अवेलेबल है कि आप जाके ओयो के लिए आप शेयर खरीद सकते हैं। टाटा कैपिटल है, एनएससी है। ठीक है, काफी वो चल रहा है कि एनएससी का अगर रजिस्टर होती है तो काफी अच्छा वो कर सकती है, तो एनएससी आप जाके इसमें भी इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं। तो यही है वारी। वारी का एग्जांपल हम थोड़ा सा रखेंगे, क्योंकि वारी का एक ऐसा शेयर है जिसके लिए, अगर वारी एक ऐसा कंपनी रही थी इस साल, मैं जाता हूँ स्क्रीनर पर और देखता हूँ वारी रिन्यूएबल्स को, तो आप देखेंगे वारी रिन्यूएबल ऐसी कंपनी है जिसने की 236 से 3000 तक का रन लिया था। मतलब
10 टाइम्स क्या, ये तो 15 टाइम्स हो गई है एक साल में, 15 टाइम। आप यहाँ देखो रनअप, देखो इसका पूरा, इसने 2-3 महीने दिए, सितंबर से लेके ये स्टॉक ने लगभग दिसंबर एंड तक भी इसने एक ही प्राइस रखा, वही बैंड रखा, 250-300 तक का, 350 तक का। उसके बाद जो रनअप लेना इसने शुरू किया, और इसने लगभग लगभग 3,000 का लेवल भी ये लेके आए, 3,038 का। तो आप देख सकते हैं लगभग 15 टाइम्स तक का इसने दिया। लेकिन इसकी भी एक और कंपनी है वारी की ही, वारी एनर्जीज, जो कि अभी लिस्ट नहीं है। वारी वारी एनर्जीज, तो वारी एनर्जीज अभी अवेलेबल है, हो सकता है फ्यूचर में ये लिस्ट करें, हो सकता है ना करें, किसी को कुछ नहीं पता। इस जोन में जो होता है वो यही होता है कि प्राइवेट कुछ कंपनीज हैं जो अपने शेयर्स निकाल रही हैं प्राइवेट फर्म्स के, प्राइवेट रूप में, लेकिन जरूरी नहीं कि इनका कोई भी वो आ रहा हो, कोई भी इसमें सॉरी, कोई भी इसमें आईपीओ आने वाला हो। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, अब वारी है, वारी इज अवेलेबल नाउ। अब अगर आप जाते हैं वारी के बारे में चेक करते हैं, तो वारी का क्या आ रहा है कि फेस वैल्यू 10 रुपए की है, उसका प्राइस क्या है, 2395 का है। एनएसडीएल सीडीएसएल पे अवेलेबल है। इन्होंने क्या करा, नंबर ऑफ शेयर्स का एक लॉट रखते हैं ये लोग, एक लॉट में उसमें बाय सेल होता है। पहले लॉट बहुत बड़े होते थे, लगभग 20-20 लाख रुपए अगर आपके पास हैं तब आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत शॉर्ट किया है, और हो सकता है आने वाले टाइम में ये बहुत ज्यादा और भी स्मॉल कर दें। तो अभी इसका जो मिनिमम लॉट है वो एक एक 5 शेयर्स का है। 5 शेयर्स का लॉट आ रहा है 11,975 में, पर लॉट का साइज है उसमें से। लेकिन थोड़ा एक इसमें नेगेटिविटी ये भी है कि इसमें फीस वगैरह थोड़ी ज्यादा होती है, ट्रांजेक्शन फीस 2% लेते हैं ये लोग, 44 रुपीज का जीएसटी वगैरह है, और 12,259 का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब आपको इतने वैल्यू का एक लॉट मिलेगा जिसमें कि 5 शेयर होंगे। लेकिन इन्होंने एक अच्छा काम ये भी किया हुआ है कि इसमें एक रिसर्च रिपोर्ट्स रखी हुई हैं कि आप जाके आराम से पढ़ सकते हैं वारी के बारे में, सब कुछ ये वारी के बारे में लिखा हुआ है। इसके बारे में फाइनेंशियल्स भी हैं, एनुअल रिपोर्ट्स डाली हुई हैं इन्होंने, क्योंकि कंपनी तो एग्जिस्ट कर रही है, एनुअल रिपोर्ट तो बनाती है, लेकिन बस वो लिस्टेड नहीं है, इसलिए आपको आम जगह पे नहीं मिलती है। इनकी न्यूज क्या चल रही है, इंडिया बिगेस्ट सोलर पैनल मेकर वारी एनर्जीज आईपीओ डिलेड ओवर द डीम्ड पब्लिक ऑफर नॉन कंप्लायंस। इसका मतलब इन्होंने न्यूज ऑलरेडी दे दी थी मनी कंट्रोल पे, आगे थी अगस्त 2024 में। इसका मतलब आईपीओ के तो उसमें है ये लोग कि आईपीओ इनका आएगा, तो ये लोग ये सभी कर रहे हैं, तो आप इसमें न्यूज देख सकते हैं। तो काफी डिस्कशंस हैं इसके अंदर जो हो रहा है। अब बस बात ये होती है कि कोई गारंटी नहीं है कि आज ये शेयर यहाँ इतने का मिल रहा है प्री लिस्टिंग, तो लेकिन क्या ये बाद में कितना वैल्यूएशन दे पाएगा नहीं दे पाएगा, ये सब अपने ही ड्यू डिलिजेंस पे होता है कि क्या होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने एक एग्जांपल देखा, ऐसे हम इसको देख रहे थे कमिंग सून। ये वो हैं जो आएंगे, आने वाले उसमें हैं जो आ सकते हैं, स्विगी का है। तो इसमें एक बटन दिया होता है कि नोटिफाई मी, अगर आप नोटिफाई मी का बटन दबाते हैं तो इसके अंदर यू विल बी नोटिफाइड वंस इट इज अवेलेबल। तो आपको एक व्हाट्सएप पे या ईमेल पे एक ईमेल आ जाएगा, व्हाट्सएप आ जाएगा कि स्विगी का आईपीओ आ गया है, या स्विगी स्विगी जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, आप इसमें आ सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से वो आप इसको भी देख सकते हैं। बोट कितनी बड़ी कंपनी है, लावा, विक्रम सोलर, इन सबको भी आप उसमें अपने उसमें लगा सकते हैं, अपनी एक चेकलिस्ट, एक वॉच लिस्ट बना सकते हैं। ये सोल्ड आउट है, लिस्ट नहीं हुए लेकिन सोल्ड आउट हो चुके हैं। फिलिप्स का है, हनीवेल का है, लिस्ट नहीं हुए हैं लेकिन सोल्ड आउट हो चुके हैं, कि अब इनके पास कुछ नहीं बचा जो कि आपको ये एज ए, क्योंकि देखो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकता है कि ऑनर ने कुछ शेयर निकाले हो 1% 2% के, ठीक है, एक पब्लिक में पहले दे देते हैं, तो उसके ऊपर वो देना नहीं चाह रहे हैं अगर ऑनर, तो फिर एयरटेल पेमेंट बैंक्स हैं, तो उसके बाद हमें शेयर्स इनके नहीं मिलेंगे। तो फ्रेंड्स होपफुल, आज मैं थोड़ा सा और ये लिस्टेड का लिस्ट है, तो मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा कुछ नया सीखने को मिला होगा हमको, कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या दुनिया में हो रहा है कि ऐसा भी संभव है। तो फ्रेंड्स दोबारा आते हैं हम अपनी प्रेजेंट, तो ये हमने समझा, अब आगे देखते हैं कि मेरा व्यू पॉइंट क्या है, कि मैं क्या सोचता हूं कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वैसे मैं कोई भी नहीं हूं कि आपको कुछ समझाने वाला, लेकिन फिर भी मेरा व्यू पॉइंट है ये। तो मेरा पहला व्यू पॉइंट है कि प्लीज डू नॉट ट्राई अंटिल यू आर 100% कंफर्म फॉर द आईपीओ, क्योंकि इस पे लिक्विडिटी रिस्क है। आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया, लेकिन अगर आपको लगा कि आईपीओ आएगा, आईपीओ की लिस्ट होने से पहले इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया और आईपीओ की लिस्टिंग काफी अच्छी होगी, 2x होगी, 3x होगी, फिर मैं इसमें निकल जाऊंगा, लेकिन अगर आईपीओ ही नहीं आया तो क्या होगा। तो ये भी एक रिस्क है। तो इसलिए जब तक आपको 100% श्योर नहीं, जैसे वारी का चल रहा है कि वारी का आईपीओ आएगा या ऐसा कुछ है, कोई भी एग्जांपल आप हो सकता है कि आपको अलग से भी आपको नॉलेज होती है, या फिर कमेंट करके आप बताइए कि किस किस का आपको लग रहा है कि आईपीओ आना ही है।
ठीक है। तो ऐसे केस में जो है कि वो एक पॉइंट है कि अगर तक 100% कंफर्म ना हो तो मेरा तो यही सजेशन है, वो यही व्यू पॉइंट है कि हमें नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, प्लीज डू नॉट ट्राई अंटिल यू हैव बीन इन द मार्केट फॉर मिनिमम 5 years। हाँ, ये मैंने क्यों रखा है ऐसा, क्योंकि ये कुछ समझ है मार्केट की जो हमें थोड़ा समय बिताने के बाद ही आती है। हम आज ही मार्केट में आए हैं, हमें कुछ महीने हुए हैं, हमने देखा कि ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, आईपीओ में तो बहुत पैसा बनता है, पैसा है, चलो इसमें लगा देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हम बहुत फंस सकते हैं इसके अंदर, हमारी लिक्विडिटी रिस्क बहुत बन सकती है, हम अपना पैसा फंसा कर बैठे रह सकते हैं, हम एग्जिट नहीं ले पाएंगे। तो ये सब चीजें होती हैं। तो इसलिए मेरा कहना है कि 4-5 साल वो टाइम है कम से कम उसको समझने के लिए, उसके बाद ही हम अपना ऐसी ऐसी रिस्क लेना शुरू करें। और जब हम समझ गए हैं और सब हो गया, 5%, 5 years का हो गया है, 100% कंफर्म भी हो गया आईपीओ का, तब भी हमें एक काम करना जरूर चाहिए कि प्लीज डू नॉट इन्वेस्ट मोर देन 10 to 20% ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो। सब कुछ कंफर्म है, लेकिन फिर भी ये रिस्क इतनी ही लेनी चाहिए, क्योंकि है तब भी ये अनलिस्टेड स्पेस में ही, सेबी इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट तो बिफोर ही करना है आईपीओ से। तो फिर उसके लिए अगर आपको दिक्कत होती है तो बड़ा इश्यू होगा कि कहाँ कहाँ आप जाएंगे, किससे बोलेंगे। ठीक है। लेकिन वैसे कंफर्म होता है, आप जैसे भी आपके पास अगर आप अप्लाई करते हैं इनके थ्रू, आपको आपको ईमेल आता है और 3 दिन या 4 दिन के बाद आपके ही प्लेटफॉर्म पे वो शेयर्स दिखने लगते हैं, लेकिन वो एक साइड में रहते हैं, आप उसमें कोई ट्रेडिंग वेडिंग नहीं कर सकते। आपको प्राइस जानना है कि अब क्या प्राइस हो गया, क्या नहीं हो गया, तो वापस आपको इन्हीं उसमें स्क्रीन पे, इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे आना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ मेरे व्यू पॉइंट थे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही तक है। आपने अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, कुछ नया सीखने को मिला है, कुछ नया जानने को मिला है, तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने अपने फ्रेंड सर्कल में। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और हमने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था डाटा सेंटर के ऊपर। डाटा सेंटर एक बहुत ही एक सनराइज थीम है, इंडिया में बहुत अच्छा इसका स्कोप है, जैसे डाटा सेंटर, जैसे सेमीकंडक्टर है। तो ऐसे डाटा सेंटर में हमने एक वीडियो बनाया है, और उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगा। उसमें आप जरूर देखिएगा कि, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा हमें अब रिस्पॉन्स मिला है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वो एक अपकमिंग थीम है डाटा सेंटर। तो फ्रेंड्स, यही था अब तक का वीडियो, आज इस वीक का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू एंड